इन तमाम हमलों के बारे में और अपडेट के साथ मेरे सहयोगी मनीष इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, टाइमिंग इंपॉर्टेंट, लोकेशंस इंपॉर्टेंट, क्योंकि बड़े दावे किए जा रहे हैं जिसमें यह साफ है कि किस तरीके से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार फिर से निशाने पर है, किस तरीके से वो जगह खास तौर पर टारगेट पर, क्योंकि एक तस्वीर हमने दिखाई ज़ेलेंस्की के बिल्कुल नजदीक, उनके ऑफिस के बिल्कुल नजदीक हुए उस हमले की जहां पावर स्टेशन भी जलकर खाक हो चुके हैं। देखिए, यूक्रेन ने इसकी शुरुआत की। यूक्रेन ने कुछ घंटे पहले रूस के कई सारे इलाकों पर ड्रोन से हमले किए, जिसमें कि एंजल एयरबेस भी मौजूद था, उनके रिफाइनरी मौजूद थे, उनके केमिकल प्लांट मौजूद थे। और ऐसी स्थिति में फिर रूस ने 24 घंटे के भीतर इतना बड़ा हमला करके दरअसल ज़ेलेंस्की को एक संदेश देने की कोशिश की है कि आप आग के साथ मत खेलो, आप बार बार हमें प्रोवोक मत करो। अगर आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करने आओगे तो फिर आपको इस तरह का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और वही कुछ किया है क्रेमलिन की तरफ से। आज जो हमला हुआ है, जिसमें खार्किव से लेकर कीव तक और कीव से लेकर लवीव तक हमले की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि एक बार की पोलैंड को भी लगा कि ये क्या हो गया, और पोलैंड तक सहम गया। पोलैंड ने भी अपने फाइटर जेट को अपने एयर स्पेस में भेज दिया कि देखो कहीं कोई मिसाइल हमारी तरफ तो नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर यह है कि रूस की तरफ से यूक्रेन पर इतना बड़ा हमला करने के पीछे पर्पस यह है, क्योंकि 20 जनवरी में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। 20 जनवरी में एक हफ्ता बचा है, और इस एक हफ्ते के दरमियान ज़ेलेंस्की कोई ऐसी मूर्खतापूर्ण एक्टिविटी ना कर दे, उसके लिए क्रेमलिन की तरफ से इस तरह के अटैक किए जा रहे हैं। जी। लेकिन अब इन दिनों में जिस तरीके से स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है ज़ेलेंस्की को वल्नरेबल बनाने के लिए, किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, वही तस्वीर इस वक्त TV9 आपको दिखा रहा है। क्योंकि रूस के ताजा हमलों से यूक्रेन में मची दहशत की ही ये एक एक तस्वीर आपके सामने है। आपको एक और बड़ी खबर इस बीच बता दे, यूक्रेन में एयर रेड वार्निंग जारी की जा चुकी है। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले के बाद के अलर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल जिस तरीके से पावर स्टेशंस को टारगेट किया जा रहा है, ऑयल डिपोज को टारगेट किया जा रहा है, यूक्रेन में अलग अलग जगहों पर हुए हमले के बाद ज़ेलेंस्की का बयान भी सामने आ चुका है कि किस तरीके से क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक को अंजाम दिया गया है। 40 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं, और रूस के ये नए हमले जिस तरीके से यूक्रेन में दहशत मचा रहे हैं, उसकी तस्वीर में ये एक और हकीकत है कि एक बार फिर से लोग अंडरग्राउंड हो चुके हैं, शेल्टर्स में शरण ले चुके हैं। और यही वजह है कि इस वक्त के हालात के बारे में हमारे सहयोगी मनीष हमें यह जानकारी दे रहे हैं कि क्या स्ट्रैटेजी रूस की तरफ से अपनाई जा रही है, जिसमें यह साफ है टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। ट्रंप के कार्यकाल की शुरुआत से पहले क्या मनीष एक बार फिर से यूक्रेन को वल्नरेबल सिचुएशन में डालने की पुतिन की यह कोशिश, क्योंकि अगर किसी तरीके का डायलॉग आने वाले वक्त में होता है, उससे पहले यूक्रेन पर पूरी तरीके से कब्जा मुमकिन। देखिए, वैसे तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की आज पोलैंड जा रहे हैं। पोलैंड में वहाँ पर वो सॉरी बोलने जा रहे हैं अपने एक ऐतिहासिक भूल के लिए। और वो ऐतिहासिक भूल क्या है कि पोलैंड में काफ़ी संख्या में जब लोग मारे गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान, उस समय कुछ ऐसे लोगों ने यूक्रेन की तरफ से उस नरसंहार में भूमिका निभाई थी जो आज की तारीख में ज़ेलेंस्की के लिए आदर्श हैं। वही स्टीफन बंदेरा और वही दूसरे लोग जिनको लेकर रूस भी ये कहता है कि ये सब नाजी लोग थे और इन लोगों ने रूस में, यूक्रेन में या फिर पोलैंड में कोहराम मचाया था। तो कहने का मतलब यह है कि इसके बावजूद ज़ेलेंस्की पोलैंड की सेंसिटिविटी को तो समझ रहे हैं, लेकिन वो रूस की सेंसिटिविटी को नहीं समझ रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि जब ट्रंप गद्दी पर आए तो उस समय ट्रंप के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें, ये कहते हुए कि हम इस जंग को लड़ सकते हैं। वहीं ट्रंप एक बिजनेसमैन की भांति देख रहे हैं कि हम हथियार तो देंगे, लेकिन रिजल्ट क्या मिलेगा। देखिए, बीते 3 साल में जंग हो रही है, लेकिन इस जंग के दरमियान एक तरफ आप तारीफ कर सकते हैं कि यूक्रेनी सेना मोर्चे पर डटी रही, लेकिन हकीकत यह है कि 1/4 यूक्रेन की जमीन रूस के कब्जे में जा चुकी है, और जबकि अमेरिका और 30 देशों का उन्हें समर्थन हासिल था। तो ऐसी स्थिति में आप आगे भी हथियार देंगे तो होगा क्या? वो जो सेना आज खार्किव में अभी अंदर नहीं आई है, वो कल के दिन में कीव तक पहुंच जाएगी। तो अभी 25% जमीन गई है, कल 50% जमीन चली जाएगी। इस परिदृश्य में अगर आप देखें तो ज़ेलेंस्की आखिर क्या सोच रहे हैं वो तो नहीं पता, लेकिन क्रेमलिन को ज़ेलेंस्की के बयान को अगर हम डिकोड करें तो क्या ये समझा जा सकता है कि ज़ेलेंस्की क्या सोच रहे हैं? ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हमें अपनी एयर शील्ड को और ज्यादा मजबूत करते हुए अब हमलों को अगर अंजाम देना है तो ज़ेलेंस्की क्या अगला सीधा वार रूस पर एक बार फिर से करने की हिमाकत करेंगे? ये सवाल आपसे करने से पहले मनीष एक ग्राफिकली इनपुट रखना चाहती हूं, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर हमलों को अंजाम दिया गया है उसकी तस्वीर तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन कौन कौन से हथियार
हथियारों के जरिए ये हमला हुआ है। इसमें क्रूज मिसाइल KH-22 और KH-101 का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि क्रूज मिसाइल से अलग अलग जगहों पर किए गए हमले के साथ साथ खबर कैलिबर मिसाइल को लेकर भी है, क्योंकि 3M54, 3M51 और 3M14 के जरिए, कैलिबर मिसाइल के जरिए अलग अलग जगहों पर हमले को अंजाम दिया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट है, फाइटर जेट को लेकर खबर आ रही है। TU-95 के साथ साथ TU-22 और TU-95MS का भी इस्तेमाल हुआ है। तो कीव समेत अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है, ज़ेलेंस्की के इस बयान के आधार पर उनका अगला कदम क्या हो सकता है? मनीष, क्या समझना मुमकिन होगा? क्योंकि अगर वो ये कहते हैं वी मस्ट कंटिन्यू स्ट्रेंथनिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ यूक्रेन एयर शील्ड, और अपने नेटो समिट में किए गए वादे को भी अगर वो याद दिलाते हुए और एयर डिफेंस के जरिए मदद की गुहार कर रहे हैं, क्या ये इस वक्त में भी पॉसिबल लग रहा है आपको कि सीधे वो मॉस्को को टारगेट करने की कोशिश करेंगे? देखिए, अगर जेलेंस्की का मकसद ये है कि वो रेड स्क्वायर में वहाँ पर कबड्डी खेल करना चाहते हैं, तो ये उनकी कल्पना में ही अब रह सकती है, क्योंकि 3 साल के बाद हालत ये है कि उन्होंने पहले दावा किया था कि हम क्रीमिया को वापस ले लेंगे। क्रीमिया तो अब मिलने से रहा। इसके अलावा अब बाकी जो 4 राज्य हैं उसको लेकर भी पुतिन ने एक लकीर खींच दी है कि कोई भी बातचीत होगी अब हम इन इलाकों को वापस नहीं देंगे। तो मतलब कहना ये चाह रहे हैं पुतिन कि ये क्रीमिया प्लस ये 4 इलाके ये तो अब हमारे साथ ही रहेंगे, इसके बाद हम आगे ना बढ़ें, इसको लेकर बातचीत करूँ।